तो आज का टास्क है एग्जैक्टली 2020 जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की डिस्कशन। तो इसको दो पार्ट्स में करते हैं, पेपर वन को भी दो पार्ट्स में करते हैं, फिर पेपर टू को भी आगे टू पार्ट्स में करेंगे कि हर पार्ट के हर क्वेश्चन को हम डाइजेस्ट कर पाएं और रिलेट कर पाएं कि वो क्यों हमसे एग्जाम में होना चाहिए था। देखो याद रखना, ये बात मैंने लास्ट क्लास में लास्ट असाइनमेंट की डिस्कशन में 2019 के पेपर की डिस्कशन में भी बोली थी कि याद रखना कि जितना ज़्यादा आईआईटी के नाम पे फियर क्रिएटेड है, पेपर वैसे का नहीं होता। तो सबसे बड़ी ट्रबल क्या होती है कि हमें इतने ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं, या ऐसे कह लो कि वो हमारे सामने आते हैं कि हमारे माइंड में इमेज ही ये बन जाती है कि पेपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, जो कि नहीं होता। तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ कौन दे सकता है? खुद पेपर। तो आज वाले पेपर में जो क्वेश्चंस आए उसमें जैसे मैंने कई बार क्लास में बोला है, और जो बच्चे हैं अब साथ में जो पढ़ रहे हैं, वो इसमें से एक एक जो जो टॉपिक हम कर चुके हों उस टॉपिक के एक एक क्वेश्चन को नोट करें कि वो एग्जैक्टली वही, बिल्कुल वही सिंपल फॉर्मेट में आया जिस फॉर्मेट में उसको हम जानते थे। तो जितना आईआईटी के नाम पे पैनिक और पैनिक मटेरियल अवेलेबल है, बस अपने आप को उससे बचा के रखना भी प्रिपरेशन का पार्ट है, ये बात याद रखना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब क्या करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो इस वाली क्लास में अराउंड 10 या 12 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनकी डिस्कशन कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब बारी बारी हर क्वेश्चन को नोटिस करना। अब ये जो पहले जो आए क्वेश्चंस, हमारे जो सेक्शन 1 था, टोटल क्वेश्चंस थे 18। तो इन 18 क्वेश्चंस में से, इन 18 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे वो थे 3-1 के। करेक्ट पे हमें 3 मिलना था, रॉन्ग पे -1, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस थे। तो इसमें अब एक एक क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं कि एक्चुअली क्या पूछा था और ये हमें कैसे आ पाता। हमें किसी ने दिया कि ए और बी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और सी और डी हमें क्वाड्रेटिक, इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन थे। तो हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ली। तो अब इसको देख के हमें ये तो क्लैरिटी थी कि हम यहाँ पे ए और सी को सॉल्व तो नहीं कर सकते, ऊपर देखते ही शक्ल उसकी अजीब सी लग रही है। तो हम क्या करें, ए इंटू सी भी नहीं निकाल सकते, हमें ए इंटू बी पता है, ए प्लस बी पता है, वहीं से सॉल्व होगा। तो अब मेरा काम क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, आगे देखो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, और ऐसे ही यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी है। तो काम की बात मिली, अगर सी कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, विच इज हेल्पफुल। तो मैंने वो करा, मैंने सी कॉमन ले लिया, अंदर लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अब मेरे को रूट समझ में आ गया, देखो यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे आगे माइनस बी सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे इन दोनों में से सिंपली माइनस सी कॉमन लेके यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस बी सी स्क्वायर है। तो माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पे ए प्लस बी बन रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रही है। अब ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर डी है और यहाँ पे बी स्क्वायर डी है। तो हमें समझ में आया कि ये प्लस डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी बात बननी शुरू हो गई, हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी, और ऐसे ही यहाँ पे माइनस नेक्स्ट टर्म से आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो अब मुझे दिखा कि सिंपली इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, और इसमें से और इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी माइनस a प्लस बी इंटू सिंपली a प्लस बी कॉमन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बन गई टर्म। अब क्वेश्चन पे मैं वापस गया, अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। a प्लस बी को मैंने देखा, a प्लस बी यहां से कितना है, -20। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -20 20 बन गया, और c प्लस डी कितना है 20, तो ये 20 है, तो ये भी 20, ये प्लस 20, तो 20 तो आ गया बाहर कॉमन। अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2cd। देखो मतलब मेरा टारगेट क्या होता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कि मेरा क्वेश्चन तेज होए। तो मैं डायरेक्टली मैंने वैल्यूज डालने की नहीं करी, मैं एग्जामिनर का माइंड पढ़ रहा हूं। तो जब जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उन्हें एग्जैक्टली ये बात समझनी है कि हमने क्वेश्चन पे जंप नहीं मारना होता। हमने लास्ट क्लास में 2019 में भी क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक का, तो हमने तब भी सुना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन अगर आईआईटी में आया तो वो 10th के लेवल का होगा, वो 11th 12th में कुछ है ही नहीं क्वाड्रेटिक में।
तो लोग जो नहीं कर पाते उनको 10th का नहीं आता। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे a इंटू बी कितना है -2020, c इंटू डी कितना है 2020, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा ही कुछ नहीं। a प्लस बी कितना है -20, उसका स्क्वायर कितना हो गया 400, c प्लस डी कितना है माइनस सिंपली 20, उसका स्क्वायर कितना हो गया 400, तो 400 प्लस 400 800 इंटू 20, 8000 इंटू 2 विच इज 16000। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर विथ कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट में बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में मॉडुलस x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, हमें ये देके किसी ने कहा कि बताओ ये 1 1 है कि ऑन 2 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या सिखाया है कि फटाफट ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और ग्राफ जो बच्चों ने साथ में तैयारी करी है उनको बोला हुआ है कि ग्राफ रटने नहीं होते, और हर बार डिफरेंशिएट करके मैं शुरू नहीं कर देता उसको। अब मेरा पैटर्न नोटिस करना है इस क्वेश्चन में। मॉडुलस x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ओरली समझ में आता है कि ये तो इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा बना ऑड। 0 पे ये फंक्शन 0 है, तो 0 के आगे जैसा इसका बिहेवियर होगा 0 से पहले वैसा ही है। तो अब 0 के आगे ये फंक्शन क्या है x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको मैं डिफरेंशिएट भी नहीं करता, इसको मैं डिफरेंशिएट भी नहीं करता। क्यों करूं डिफरेंशिएट, क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। 0 पे बहुत ध्यान से सुनना, 0 पे x माइनस साइन एक्स की जो लिमिट है दैट इज नियरली 0। उस देखो जो x है, जो बाहर वाला फंक्शन है वो इंक्रीज करता जा रहा है। जो x माइनस साइन एक्स है, जो x माइनस साइन एक्स है, मैंने करा नहीं डिफरेंशिएट। x माइनस साइन एक्स, जो बच्चों ने तैयारी करी होती है, IIT का एडवांस का पेपर दे रहे हो तो हमें पता होता है कि साइन एक्स बाय एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2, तो उसके बाद भी मतलब डिक्रीजिंग ही रहेगा, उसके बाद खैर वेरी करता रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, पर चलो x माइनस साइन एक्स, 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है, पर x माइनस साइन एक्स बढ़ रहा है। क्यों, एग्जैक्टली π/2 पे ये 1 बन जाता है और ये π/2 बन जाता है, तो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये 0 से π/2 तक तो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद x जो है वो और बढ़ता ही जाएगा फिर तो दिस इज ओवरऑल एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए पहले ये कैसा आ गया डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा है -∞ से इंफिनिटी इंक्रीजिंग। और इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x को इन्फिनिटी डाला तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन गया ऐसे लिख के, विच इज इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी है और इसका कोडोमेन भी वही है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर मतलब ऑन टू, और साथ में ये हमेशा इंक्रीजिंग है और 1 1 आ रहा है, तो दिस इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो इसका ये ऑप्शन मैंने मार्क करा विदाउट इवन डिफरेंशिएटिंग। ये भी इंटरेस्टिंग था, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड नोटिस करना कि ये कैसे इंटरेस्टिंग था। अब देखो इस मॉडुलस वाले पार्ट से हमें क्लियर, देखो ये उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक सिंगल टर्म पे हमें कंफ्यूज करा। सिंपल देखो इस क्वेश्चन में अब एग्जामिनर ने IIT एडवांस का पेपर ले रहे हैं तो कुछ तो डालना है, तो अब होता क्या है कि हम लोग जब इन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड डेविएट होना शुरू हो जाता है कि क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन में पहली चीज जो मुझे दिखी कि यहाँ पे x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, नोटिस करो तो ये भी ये माइनस ऑफ x माइनस 1 है। तो मेरे मन में सिंपल सा थॉट आया कि x माइनस 1 को t ले लो। क्यों ले लो t, सिंपली ग्राफ को शिफ्ट करा लो वैसे, पर चलो अगर ऐसे भी अगर रखें तो अगर x को 1 से अगर कम लेते हो, अगर x को 1 से कम लेते हो, लिखो मत कुछ, जैसे मैं x को 1 से कम लेता हूँ ये माइनस ऑफ माइनस x माइनस 1 बन जाएगा, जो कि e की पावर x माइनस 1 बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जो fx है, मतलब जो fx है वो x के 1 से कम होने पे तो सिंपली दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, वो 0 ही बन गया। जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो ये e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये एक तरीके से e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है एक्चुअली। अब gx को अगर नोटिस करो वो वैसे ही हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक्चुअली रिलेटेड सी टर्म्स थी। तो अब जो fx है वो 0 पे कितना है, 0 से 1 के बीच में हमने निकालना है ना पहले, तो 0 से 1 के बीच में fx वाला ग्राफ 0 ही रहेगा। gx वाला जो ग्राफ है वो, अब gx का जरा बिहेवियर नोटिस करो, देखो ये e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t है, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, ये बन जाता है इसका डेरिवेटिव। तो जब t नेगेटिव होता, मतलब जब t मैं t इसको बोल रहा हूं, तो 1 से पहले
जब t नेगेटिव होता, जब t मतलब जब ये t नेगेटिव होता तो ये टर्म e की पार्ट t छोटी आती, e की पावर माइनस टी बड़ी आती, तो फंक्शन कैसा होता, डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन 1 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 के बाद ये इंक्रीज कर रहा है। जो g है, g वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे का ग्राफ है, हमने बेसिक सा ग्राफ बना लिया। तो अब 0 से 1 के बीच में जब हमने fx ये है और gx इनके बीच का जब एरिया निकालना है, तो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली 0 से 1 तक तो सिंपली मुझे gx को इंटीग्रेट करना है। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बन गया, 0 से 1 तक सिंपली हाफ ऑफ ये पूरी टर्म gx वाले dx, 0 से लेके 1 तक। फिर 1 से लेके जिस पॉइंट पे दोनों कर्व्स ये मीट करेंगे, तो सिंपली मुझे क्या करना चाहिए था, इन दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए था। इक्वेट करने से क्या हो जाता, सिंपली मेरे पास वैल्यू निकल आती 2 टाइम्स e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1, वो बराबर आ गया इसके। तो वहां से हमें मिल गया सिंपली 2 टाइम्स e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 बराबर आ गया 3 टाइम्स e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 के। वहां से e की पावर x माइनस 1 बराबर आ गया 3 के रूट 3 के। तो दैट वुड गिव्स x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 3, वहां से x आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 3। तो बन गई बात। तो मुझे 1 से लेके 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 3 तक इंटीग्रेट करना था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है, gx, लोअर कर्व कौन सा है, fx। तो सिंपली इसके बाद इस क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन बचती। तो जब हमने एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चंस करे तो हमने ये बात सुनी हुई थी कि उन क्वेश्चंस में 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो ये एग्जैक्टली उसी 3 स्टेप का प्रोसेस था और ट्रिकी भी नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या बोला, अब देखो ये एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा सिंपल था, पर होता क्या है कि जब हम ये सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में इतना डर बैठ गया होता है कि हम लोग वहां जाके पैनिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही बताया गया होता है कि पेपर बहुत अजीब होगा। चलो, विच इज नॉट ट्रू। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, किसी ने बोला कि एक पैराबोला है, वो हम जानते थे, ये पैराबोला है। p उसके लेटेस्ट सिस्टम का एंड पॉइंट है। क्या होता है वैसे एंड पॉइंट, a,2 है, इस केस में a लैम्डा ही है, तो लैम्डा, 2 लैम्डा पासेस थ्रू द पॉइंट p। कोई एलिप्स है वो भी इसी पॉइंट से पास करता है। टेंजेंट जो पैराबोला पे और एलिप्स पे हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। हमसे एसेंट्रिसिटी पूछी, एसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस के लिए हमने रटा होता है कि a और b के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। एक हमें आता है, एक हमें वो निकलवाएंगे हमसे। तो अब हमें यहाँ पे दिया क्या गया, पैराबोला का इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो 80 स्क्वायर 280 ये पॉइंट है। तो जो 280 है उसमें a को जब मैं सिंपली यहाँ पे लैम्डा डालूंगा तो उसका जो t है वो 1 है। इस पॉइंट पे आने वाले टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाता है, 1/t विच इज 1। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 1 आ गया। इसका टेंजेंट का की इक्वेशन क्या बनती है, x1 विच इज x लैम्डा बाई a स्क्वायर प्लस y2 लैम्डा बाई b स्क्वायर, ये बराबर है 1 के। स्लोप कितना आ गया, वो आ गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लैम्डा बाई 2 लैम्डा विच इज 1/2। ये हमें गिवन है कि -1 है, ये और ये मैंने काट दिए, वहां से बी स्क्वायर बराबर आ गया 2a स्क्वायर के। पर b तो a से छोटा होता है, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो एलिप्स दिया गया है वो वर्टिकल है, तभी b a से बड़ा आ रहा है। तो इसलिए जो हमारी इक्वेशन थी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर के, उसमें मुझे a और b का नाम बदलना पड़ता। यहां पे अब की बार आता a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 बराबर था 1 माइनस e स्क्वायर के, वहां से e स्क्वायर आ गया 1/2, e आ गया 1/√2। तो ये बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। लोग गलती क्या करते हैं कि उनको ये विश्वास नहीं होता कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल होगा, ये विश्वास नहीं होता। अब ये क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी मैंने 100 बार बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो 12th की 11th की स्कूल की कॉपी के बाहर का नहीं होगा। पर लोगों को फेथ नहीं हो पाता, क्योंकि इतना पैनिक वाला मटेरियल हमारे सामने, इतनी नॉइज अवेलेबल होती है कि हमें विश्वास नहीं हो पाता। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल देखते हैं स्कूल के तरीके से। कुछ मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवाया नहीं, कुछ एक्स्ट्रा होता भी नहीं है। हमें किसी ने कहा कि C1 C2 कोई 2 कॉइन्स हैं, बाइस्ड कॉइन्स हैं। C1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, C2 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अल्फा नंबर ऑफ हेड्स हैं जो C1 टॉस करने पे आ सकते हैं। जब हमने उसको ट्वाइस टॉस करा तो कितनी बार हेड आ सकता है, या एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा। और बीटा नंबर ऑफ हेड्स हैं जब C2 को हमने टॉस करा ट्वाइस।
तो अब क्वेश्चन बनाना है उन्होंने। क्वेश्चन क्या बनाया कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो वो रियल और इक्वल हो। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को हम रियल और इक्वल करना चाहते हैं। तो उसके लिए अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा को 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब अल्फा जो वैल्यूज ले सकता है वो 0, 1 और 2 है। बीटा जो वैल्यूज ले सकता है वो भी 0, 1 और 2 है। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यूज डालें कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा 0 आ जाए। तो एक तो बना कि अल्फा को ले लो 2, बीटा को ले लो 1। एक केस तो बना कि अल्फा को 2 ले लो, बीटा को 1 ले लो। एक केस क्या बना कि अल्फा को भी 0 ले लो और बीटा को भी 0 ले लो। तो जब मैंने अल्फा को 2 लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले वाला कॉइन है उसको टॉस करने पे उस पे 2 हेड्स आने चाहिए। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/9, एंड बीटा पे 1 आए। सेकेंड वाले कॉइन से टॉस करने पे एक बार हेड आए एक बार टेल आए। तो वो केसेस कितने बने, हेड टेल प्लस टेल हेड। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, दैट इज व्हाट सिंपली 2/9 प्लस 2/9, 4/9 वो भी बन गई। हमने ये बना लिया। अब अल्फा 0 मतलब कोई इसमें आंसर ना बने, मतलब कोई हेड ना आए, विच इज 4/9, दोनों बार टेल्स आ जाए। अल्फा 0 आ जाए विच इज 1/9, एक्चुअली दोनों बार टेल आ जाए। और यहां से दोनों बार टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, वो सिंपली दोनों बार टेल आने की, दिस इज 2/3 इंटू 2/3 विच इज अगेन 4/9। ये प्लस ये मेरा आंसर बना 16/81 प्लस 4/81 विच इज 20/81। सो दिस इज द ऑप्शन। और इसको करने के लिए हमने क्या करा, एग्जैक्टली जो स्कूल का हम लोगों ने सेंस करा, केवल उसको अप्लाई करा। अभी देखो, हमें किसी ने दिया ये क्वेश्चन ना, अगर मतलब अगर ये बुक्स में है, कब से बुक्स में है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन ए दास गुप्ता सब्जेक्टिव में एरिया अंडर कर्व चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और बिल्कुल स्पेशल नहीं था। हमें इसमें क्या बोला गया, इसको नोट करना बिल्कुल स्टेप वाइज। हमें किसी ने बोला कि y इज 2 sin 2x, 0 से π/2। तो sin x का ग्राफ हम जानते हैं, sin 2x उसको श्रिंक करा के बन गया, तो वो ग्राफ ये बना, sin 2x का जो ग्राफ बना वो ये बना। हमें किसी ने ये देके बोला कि जो इसके अंदर जो रेक्टेंगल बनेगा उसका मैक्सिमम एरिया बता, उसका पेरीमीटर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम। तो एक्चुअली क्वेश्चन किसका था, मैक्सिमा मिनिमा का, स्कूल का मैक्सिमा मिनिमा। उसकी वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने डाल दी, तो ठीक है डाल दी, ये सिचुएशन है। तो इसको डील कैसे करें, ये 0 ये π/2। तो अगर मान लो कि इसको मैं x लेता हूँ, तो ये पॉइंट पे हाइट कितनी आ गई, सिंपली 2 sin 2x, ये आ गई 2 sin 2x। तो अब ये यहाँ से बिल्कुल सिमेट्रिकली अगर ये π/2 है तो ये उससे x पीछे हो गया, तो ये पॉइंट है π/2 माइनस x। सिंपल बात करेंगे सिंपल तरीके से, तो इस पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट सेम ही होगी 2 sin 2x। तो इसका जिसको हमने रटा हुआ है कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं पहले उसको लिखते हैं, तो मैं वो लिखूंगा पहले। पेरीमीटर क्या बना, वो आ गया दिस माइनस दिस, बेस चाहिए ना, सिंपली पेरीमीटर चारों साइड्स का सम होता है। तो π/2 माइनस x विच इज π/2 माइनस 2x, इसका डबल प्लस ये हाइट 2 sin 2x इधर, 2 sin 2x इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 sin 2x। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो 2 तो कॉमन लेके काट दो, तो मैंने सिंपली dp/dx बनाया, वो आ गया -2 प्लस ये आ गया 4 cos 2x, उसको करा 0, वहां से cos 2x बराबर आ गया 1/2 के, cos 2x बराबर आ गया 1/2 के। कुछ स्पेशल काम करा है इसमें, रेगुलर सिलेबस में ही काम करा हुआ है, रटा हुआ है कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं पहले उसको लिखते हैं, वो बनाया। cos 2x बराबर आ गया 1/2 के। तो cos थीटा 1/2 कब होगा, cos थीटा 1/2 होगा π/3 पे, तो 2x आ गया π/3, वहां से x आ गया π/6। इसका डबल डेरिवेटिव ओरली निकाल लो, करो मत। तो cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा है। तो x को π/6 डालने पे मुझे इसके एरिया को एरिया निकालना, तो मैक्सिमाइज तो हमने कर लिया। एरिया क्या होगा, बेस का एरिया विच इज π/2 माइनस x, π/2 माइनस 2x इंटू हाइट विच इज 2 sin 2x। तो x की जगह डाल दो यहाँ पे π/6, तो आ गया π/2 माइनस π/3 विच इज π/6 इंटू 2 sin π/3 इंटू 2 इंटू साइन π/3, साइन π/3 इज √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया √3π/6। सिंपली दिस इज व्हाट, तो मेरे पास आ गई π/6
6 हो गया, 2 इंटू 3 तो वो कैंसिल हो गया, ये बन गया पाई बाय 2√3। ये बनता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये थे जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे सिंगल करेक्ट वाले। जो इसके बाद थे वो थे वन और मोर देन वन ऑप्शंस वाले, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन डाले अब की बार 6 क्वेश्चंस डाले थे। और इन 6 क्वेश्चंस में जो मार्किंग स्कीम थी वो थी अब की बार बिल्कुल जैसे हम लोगों ने करा। देखो अब की बार बस उसमें जो नेगेटिव मार्क्स थे वो -2 थे। तो हमने पार्शियल मार्किंग वाले क्वेश्चंस में याद करा था, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हमसे कोई सही ऑप्शन छूट जाए कोई बात नहीं, पर हमने गलत नहीं मार्क करनी। तो कभी भी जब वन और मोर देन वन में कंफ्यूजन आए कि इसको करें कि नहीं करें तो नहीं करना। तो दिस वाज द रूल जो हम लोग लेके चले थे। तो एग्जैक्टली इसके क्वेश्चन नंबर ये फ्री के मार्क्स थे, केवल नोटिस करना जैसे मैं बताऊंगा। अब देखो जिन बच्चों ने साथ में काम करा होता है ना, उनको एक इंटरेस्टिंग नाम बताया होता है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, शील्डिंग इफेक्ट। और उनको बोला होता है कि ये नाम कहीं डायरेक्टली बुक्स में है ही नहीं, और इस पे बेस्ड आईआईटी में कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं जो कि अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो हमारे गलत नहीं हो सकते। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कुछ नया थोड़ी कर लेंगे वो, पर लोग वो सेंस नहीं पकड़ पाते। तो इस क्वेश्चन में एफ एक्स को नोटिस करो, इस कंप्लीटली एफ एक्स को नोटिस करो। तो इसमें हमें दिखता है कि एफ एक्स में एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये अंदर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो अगर gx भी अगर डिफरेंशिएबल होता अगर 1 के ऊपर, अगर gx मान लो डिफरेंशिएबल ही है 1 के ऊपर, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। gx भी डिफरेंशिएबल है, fx भी डिफरेंशिएबल है, तो f इंटू जी कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 1 पे लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का बराबर होता तो इसका सी ऑप्शन तो बनता है। अब हम लोग आ गए इसके ए ऑप्शन के ऊपर। अब बड़ी काम की बात है उसको समझना। अगर gx अगर 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो f इंटू जी 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये सही है कि गलत है? तो एक्चुअली ये सही है। क्यों सही है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसमें लगा शील्डिंग इफेक्ट। इसका एग्जांपल अगर हम लोग बिल्कुल रिलेटेड अगर मान लो याद करें, मान लो gx अगर केवल समझाने के लिए अगर मॉडुलस x होता, तो मॉडुलस x 0 पे कॉन्टिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन x इंटू मॉडुलस x को अगर देखो तो वो 0 पे कॉन्टिन्यूस भी है और वो डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये इसको प्रॉब्लम थी डिफरेंशिएबल होने से, उस पॉइंट पे बाहर एक ऐसा फंक्शन आ गया जो कि उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो इसको शील्ड मिल गई। तो क्या हमें समझ में आता है कि x माइनस 1 एक शील्ड लेके खड़ा था, fx एक शील्ड लेके खड़ा था। तो जब gx अपने घर से कॉन्टिन्यूस होके आया तो उसको आगे एक शील्ड चाहिए थी उसके डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो f इंटू जी मिला, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इस शील्ड की वजह से वो डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये ट्रू था। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि अगर f इंटू जी अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या जरूरी है कि fx कॉन्टिन्यूस हो? तो ये जरूरी नहीं। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा, तो मैं इसको ऐसे सोच लेता कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी प्लस जी एफ डैश, जो भी लिखा चलो। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड से आंसर और राइट हैंड साइड से आंसर सेम आना चाहिए। अब जो एफ डैश है वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इसका आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। देखो मैंने सॉल्व नहीं करा, मैंने टर्म नहीं बनाई, मेरा काम क्या है क्वेश्चन को तेज ब्रेक करना। एफ भी दोनों तरफ से सेम होगा, पर जी डैश और जी डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और जी उसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव प्लस लेफ्ट हैंड साइड से ये फंक्शन का आंसर, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड से उस फंक्शन का आंसर मिला के दोनों तरफ से आंसर सेम आ जाए। लेकिन जी तब भी दोनों के लिए बराबर ना हो। कॉन्टिन्यूस होने के लिए दोनों तरफ की लिमिट बराबर आनी चाहिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी। हमें क्या कंडीशन चाहिए थी कि क्या ये नेसेसरली ऐसा होगा, तो ये नहीं हो रहा, तो मैं इसमें बी को ना मार्क करता। अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल तक तो जाने की जरूरत ही नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता वो ए और सी बनता, और लॉजिकली बनता। इंटरेस्टिंग था पर लॉजिकल था। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में भी हमने सुना है कि उसमें स्कूल की कॉपी के बाहर के क्वेश्चंस नहीं होते। तो जब बच्चे ये सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि कुछ ऐसा होगा जो कि हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास अजीब अजीब से नोट्स भरे होते हैं हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स के नाम पे। देखो इट इज़ वेरी इजी टू स्केयर एनीबडी।
द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि हमें ये समझ में आए कि पेपर में क्या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डाला। अब मुझे किसी ने ये टर्म दी, एडजॉइंट ऑफ ए का बिल्कुल जोड़ीदार कौन होता है, ए। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम का बिल्कुल जोड़ीदार जो उसके साथ जो पेयरिंग बनेगी वो किसकी बनेगी, एडजॉइंट एम की। क्यों आया मेरे मन में ये थॉट, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, रिकॉल करो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर सिंपली ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन इंटू आई बन जाता है, ये हम जानते हैं। तो अब मेरे मन में थॉट आया कि इसको मैं एडजॉइंट एम से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इधर भी करना पड़ेगा एडजॉइंट एम से मल्टीप्लाई। क्यों करूँ, क्यों, जो इधर बन गया एडजॉइंट एम इंटू एम इनवर्स क्या होता है, सिंपली एम इनवर्स क्या बन गया, एडजॉइंट एम अपॉन डिटर्मिनेंट एम, तो ये एडजॉइंट एम अपॉन डिटर्मिनेंट एम बन गया। और इधर मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट एम मतलब बी इंटू एडजॉइंट बी, बी इंटू एडजॉइंट बी कितना हो जाता है, सिंपली डिटर्मिनेंट बी की पावर एन विच इज सिंपली एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एम बना, बार बार ए लिखा जा रहा है, एडजॉइंट एम का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन, मैंने यहाँ पे ए गलत लिख दिया की पावर ए गलती से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम इंटू आई एन। तो अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट एम की पावर एन माइनस वन, एन इसमें कितना है 3, तो डिटर्मिनेंट एम का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट एम का क्यूब आ गया इंटू आई एन, तो ये बना एडजॉइंट एम का स्क्वायर, ये बनी मेरे पास टर्म, डिटर्मिनेंट एम का क्यूब इंटू आई एन। अब डिटर्मिनेंट एम की वैल्यू अगर मैं शुरू से निकालना चाहूँ तो शुरू से निकाल सकता था, अगर नोटिस करो तो अगर मैं शुरू में अगर मान लो डिटर्मिनेंट ले लेता तो 1 अपॉन एम, सिंपली एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाता 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एम, यहां से मुझे मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम, उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, सिंपली डिटर्मिनेंट एम, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम का स्क्वायर, और ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, तो एन को मैंने इस केस में 3 डाल दिया, तो वो सिंपली 3 माइनस 2 1, 1 का 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये बन गई वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट की पावर 5 आ रहा है 1, वहाँ से डिटर्मिनेंट एम जो है वो तो आ गया 1, तो इस केस में ये ऑप्शन तो बन गया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे 1 अगर डाल देता हूँ और इंटू आई एन अगर कर देता हूँ, तो वहाँ से एडजॉइंट एम का जो स्क्वायर है वो तो बराबर आ गया आई एन के, तो इसका ये ऑप्शन भी राइट हो गया। अब मुझे एम स्क्वायर के बारे में पता करना था कि एम स्क्वायर वाली बात बनती है कि नहीं बनती। तो अगर एडजॉइंट एम का स्क्वायर अगर मान लो आई एम अगर आया, अगर आई एन अगर आ गया, तो अब हमें ये अलग से पता होता है, एडजॉइंट एम का स्क्वायर अगर आई एन अगर आ गया, तो जो एडजॉइंट एम है वो एडजॉइंट एम एक्चुअली, अब इसको नोटिस करना, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, एडजॉइंट एम एक्चुअली क्या होता है, सिंपली डिटर्मिनेंट एम इंटू, अब डिटर्मिनेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि एडजॉइंट एम जो है वो एम इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट एम है, इसका स्क्वायर बराबर है एक्चुअली आई एन की, तो डिटर्मिनेंट एम तो इसके इसमें 1 ही है, तो यहां से मुझे मिल गया एम इनवर्स का स्क्वायर जो है वो आई एन है। तो अगर मैं दोनों तरफ एम स्क्वायर से अगर मान लो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर एम इंटू एम इनवर्स बन जाता, वो आई बन गया, और उधर से एम स्क्वायर भी आई के बराबर आ गया, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और ये भी सही हो गया। और अगर इसको अगर ध्यान से नोटिस करो ना, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने स्कूल की कॉपी के बाहर का कुछ नहीं करा, स्कूल की कॉपी के बाहर का। तो गड़बड़ क्या होती है कि हमें वो स्कूल की कॉपी की बात नहीं पता होती। ये इंटरेस्टिंग था, और बहुत सिली तरीकों से लोग इसको करवा सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का ओरिजिन पता है क्या था, हमें ये किताब में कहां से आता था, हमने कहां करा हुआ है, याद है हमने ऐसे के क्वेश्चंस करे होते हैं जिसमें कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बुक्स में भरे हुए हैं, और अब उन्होंने एडवांस में क्वेश्चन डालना है, तो उन्होंने पूरा साल लग के कोई तो नया क्वेश्चन बनाना है ना, तो इस क्वेश्चन को देखने में ये नया लगता है। अब देखो इस क्वेश्चन में मतलब मेरे मन में क्या क्या थॉट आता, एक थॉट आया जेड प्लस हाफ बनाया है, तो मैं जेड प्लस हाफ कैसे बनाऊं, उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ये ओरली समझ में आता है कि जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का मॉडुलस हो जाता, ये बराबर है 1 के। अब मॉड ऑफ, इसको ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। इस 3/4 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 1/4, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस हाफ का स्क्वायर अगर 1/4 से बड़ा आ गया, तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस हाफ 1/2 से बड़ा आ गया, तो ये पार्ट तो हो गया डील, और ये हो गया रिजेक्ट। अब ऐसे ही मॉडुलस ऑफ जेड अगर लेस देन इक्वल टू 2 अगर है,
मॉडुलस ऑफ जेड अगर लेस देन इक्वल टू 2 अगर है, ये मैं इसमें मैं लेस देन वाली इनइक्वालिटी कैसे लेके आऊँ? तो रिकॉल करो कि इसको हमें पढ़ने का और तरीका भी आता था। याद है हम लोग z1 प्लस z2 के मॉडुलस को z1 माइनस माइनस z2 बना लेते होते थे कभी अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। तो मैं एग्जैक्टली वही काम करूँगा। अब अगर मैं इसको पढ़ लूँ जेड स्क्वायर माइनस माइनस जेड माइनस 1 का मॉडुलस, ये बराबर है 1 के। तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 होता है। तो ये बन गया मॉड z का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ, अब माइनस एडजस्ट कर लो, सिंपली आ गया मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ z, और फिर आगे वो फिर से एक -1 उसको आगे ब्रेक करके ये लेस देन इक्वल टू सिंपली बन गया मेरे पास 1। तो वहाँ से मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड माइनस 2 आ गया लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज ही हो रहा है इनफैक्ट -2z प्लस जेड माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैं मिल गया मॉड जेड माइनस 2 प्लस मॉड जेड माइनस 2। तो मॉड जेड आ गया -1 से 2 के बीच में, तो -1 तो हो नहीं सकता, तो लेस देन 2 तो आ ही गया। तो ये ऑप्शन भी राइट है। इस केस में सेट S हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, इसका कहीं से भी कोई क्लू नहीं बन रहा। इस क्वेश्चन में देखो Z को R थीटा के फॉर्म में सपोज करना, मुझे इसमें बहुत पैनिक वाला रूट लगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं Z को R और थीटा के फॉर्म में अगर ले जाऊं, मतलब उसके मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट के फॉर्म में, तो वो बढ़िया रूट ना होता, क्वेश्चन में पैनिक कराने वाला रूट होता। तो कहीं से भी मैं Z हैज 4 एलिमेंट्स में कंक्लूड नहीं कर पा रहा। 2 वैल्यूज वैसे Z की यहाँ पे मेरे पास साफ साफ आ रही हैं, Z की 2 वैल्यूज साफ साफ बन रही हैं। क्या बन रही है? सिंपली सोचो कि ये रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर हो तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अगर 1 है तो 2 वैल्यूज तो 0 और -1 तो इसकी बन ही रही है वैसे। तो हमें देखना था कि क्या इसमें केवल 2 वैल्यूज और आ रही हैं, तो कहीं से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। तो इस केस में जो ऑप्शन मार्क करते वो ये वाला राइट हो जाता और ये वाला राइट हो जाता, बी और सी बन जाता एग्जैक्टली विद दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमें दिया गया ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पे लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आ गया। अब देखो x/2 y/2 z/2 मुझे नाम ऐसे, सिंपली इसको मैं a/2 पढ़ लेता हूँ। x a है, कैपिटल है, y जो है वो कैपिटल b है। तो tan x/2 tan a/2 tan z/2 tan c/2। तो tan a/2 कितना, tan a/2 कितना होता है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ tan z/2। tan z/2 कितना हो गया s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s इंटू s माइनस सी। ये बराबर है 2b अपॉन 2s के। 2 काट दो तो ये b अपॉन s बना हुआ है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया s माइनस ए s माइनस सी, न्यूमिनेटर में सिंपली आ जाता है s माइनस सी, स्क्वायर रूट पूरा हो जाता है s माइनस सी रूट s माइनस बी, यहां से s माइनस ए रूट s माइनस बी, तो s माइनस बी कॉमन अंदर आ गया 2s माइनस ए माइनस सी विच इज एक्चुअली b। तो ये बराबर है b बाय s के, तो b और b हो गए कैंसिल। तो हमें मिल गया s, ये एक ऐसे यहां से कैंसिल करो, यहां पे रूट s आ गया, उसको ऊपर ले जाओ, रूट s इंटू रूट s माइनस बी अपॉन s माइनस ए s माइनस सी, ये तो हम जानते हैं। ये तो सिंपली बन गया tan b/2। तो tan b/2 इस क्वेश्चन में आ गया 1, मतलब tan b/2 1 आने का मतलब b/2 कितना हो गया 45 डिग्री, b कितना हो गया 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ट्राइंगल कैसा है 90 डिग्री का। अब हम ऑप्शंस पे गए, तो b मतलब 2b बराबर है a प्लस जेड, गलत है, तो y कितना है 90 डिग्रीज। तो जब ट्राइंगल 90 डिग्रीज का होगा तो b 90 है, तो a और c का सम कितना होगा 90 होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका b करेक्ट है। तीसरा था tan x/2 बराबर है x अपॉन वाई प्लस जेड के। इसको हम बना भी सकते थे, नहीं तो सिंपली मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल के इसको वेरीफाई कर लेता। सिंपली अगर मान लो मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, इसमें इस एंगल को मैं 60 डिग्रीज ले लेता हूँ, इसको मैंने 30 ले लिया, ये 90 है, तो x अगर मान लो 60 डिग्रीज है, तो ये √3, ये 1, ये कितना बन गया 2। तो जो स्मॉल x है वो कितना है √3, y और z कितने 1 और 2। तो tan ऑफ x/2 हो गया tan 30 डिग्रीज, वो होता है 1/√3। इधर क्या बना √3 अपॉन 3 विच इज 1/√3। तो ये कर रहा है सेटिस्फाई। मैंने एक जनरल वैल्यू लेके देखा और फिट करा दिया, तो इसका सी भी करेक्ट था। अगला x² प्लस, ये बेवकूफ बनाया क्यों, हमें क्लियरिटी की जब ट्राइंगल राइट एंगल हो गया तो अब की बार जो y² था वो बराबर था x² प्लस z² के। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल है। b² बराबर था उसके, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनी। इसका b सही है और इसका c सही है।
तो ये थे इसमें जो इसके बाद वाली जो कहानी जो हम लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में देखी। तो इसको दो पार्ट्स में रखते हैं कि हमें सुन के समझ में आए। पर इंटरेस्टिंगली इसमें नोटिस करो, इसमें सीखने वाली बात ये क्वेश्चंस नहीं होते। सीखने वाली बात ये कॉन्फिडेंस अटेन करना है कि जो वो पेपर में हमें क्वेश्चन डालेंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि हमें लगे कि दूसरी दुनिया से आए हैं। तो पूरी प्रिपरेशन में इस बात को साथ में सीखना एक्चुअली इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारी प्रिपरेशन कम नहीं होनी चाहिए और हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए जो कि हमें लगे कि बहुत ऑकवर्ड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नी है। एक बच्चे की बात मैं बताता हूँ, उसका ऑल इंडिया रैंक पहले फर्स्ट 30 में था। रैंक नहीं मैं बताता, नहीं तो भी आप लोग उस बच्चे को सर्च करने लग जाते हो। जो काम की बात है वो ये कि उसने कहा था कि दो ही तरह के क्वेश्चंस, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे हमेशा याद रहती है। उसने कहा था दो ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जो मेरे हो जाने हैं, एक वो जो आईआईटी में नहीं आने। तो जब आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बनना शुरू हो जाएगा ना, अब देखो मैं आपसे बात करते करते इन क्वेश्चंस की मैंने डिस्कशन करी, तो इस पेपर को मैंने डिस्कस करा, मैंने तो नहीं देखे हुए ये क्वेश्चंस। तो सीखने वाली बात ये है, हम लोग जब YouTube पे जाके या जाके हम लोग हैक्स देखते हैं या हम लोग दुनिया भर की स्टुपिडिटी में जाते हैं, वो हमारी लर्निंग ही नहीं करवा रहा होता। हमारी लर्निंग क्या है कि उसी बुक में उसी जगह पे क्या ऐसा दे दिया गया, वहीं से निकला ये क्वेश्चन। सबसे पहले इस बात को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वहीं से निकला। लोग अपना पैटर्न नोटिस करना, हमें हमेशा लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। उस फियर से पहले अपने आप को बाहर निकालना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जितना हमें पता है उससे हमारा रैंक, अगर हमारा फर्स्ट रैंक का टारगेट है तो फर्स्ट रैंक आना चाहिए, क्योंकि जितना हमें पता है उसकी एप्लीकेशन पे हमने अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला उन्होंने ये क्वेश्चन। तो अब देखो, जब इन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करा तो मैंने इसको, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने करा, इसको देख तो मैंने इसको फटाफट रिलेट करा उस काम से जो हमें पता है। इसको मैंने स्कूल की कॉपी के तरीके से सॉल्व करा। ये इसमें शील्डिंग इफेक्ट जो हमें रटा होता है वो लगा। तो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि हम कितने क्वेश्चंस करें। हमने लास्ट क्लास में भी स्ट्रैटेजी सुनी की थी कि फर्स्ट क्वेश्चन से एंड क्वेश्चन तक पहुंचो। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।